Hello aspirants, welcome to Bureaucrats Blueprint. So today we are going to start the economy section of this monthly magazine of Vision IAS 2025 September months. तो काफ़ी दिनों बाद अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमी वाला मैगजीन, क्योंकि अभी कुछ दिनों से काफ़ी लीप चल रहा था। बट बाय द एंड ऑफ टुडे अभी क्या करेंगे हम कि रेगुलर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीन्स की गैप नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बारे में दिया हुआ है, जीएसटी रिफॉर्म के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अभी करंटली न्यूज़ में क्या है कि 56 मीटिंग किया गया है जीएसटी काउंसिल का सी कि जीएसटी जो बना है उसका एक मीटिंग होता रहता है बीच-बीच में। तो 56th मीटिंग जो हुआ है अभी जीएसटी काउंसिल का, उसने अप्रूव किया है किस चीज़ को, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए, जीएसटी 2.0 के लिए। तो अभी जीएसटी में पहले जो 4 स्लैब होते थे, 4 स्लैब को रिप्लेस करके 2 स्लैब्स में कर दिया गया है, तो वही रिफॉर्म किया गया है, तो उसी के बारे में अभी हम देखते हैं। सी अभी जीएसटी रिफॉर्म के बारे में देखने से पहले कुछ-कुछ जो जीएसटी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो समझ है उसको, वो हम डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद में हम जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसको देखेंगे, ठीक है? तो जीएसटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बेसिक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं हम। तो जो कि गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पे लगता है, और ये आया किसके अंतर्गत था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंतर्गत आया हुआ था। और इस जीएसटी काउंसिल का सॉरी इस जीएसटी का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या-क्या है? सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, यूनियन टेरिटरी है और इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी आप समझ रहे हैं, और इंटीग्रेटेड जीएसटी वही जीएसटी होता है कि अगर कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उस पे लगने वाला जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड पे होता है, मीन्स कि मतलब जिस जगह पे वो प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा रहा है, उस जगह पे उसका जीएसटी क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी है ये। सी उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, सॉरी होल्ड ऑन, SGST, CGST, UTGST are an intra-state transaction. CGST is inter-state transaction collected by the center and shared by the state. तो वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमने बताया हुआ है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यही है कि रेवेन्यू किसके पास में जाता है, इट गोज टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। तो जहाँ पर फाइनली कंज्यूम किया जाता है उस गुड्स एंड सर्विसेज को, वहीं पे वो जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है, वहाँ का रेवेन्यू जाता है वहीं पे। तो उस जीएसटी का जो है अभी नया-नया आया हुआ है, मीन्स कि 2017 में आया हुआ है, तो उसका क्या-क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी हम देख लेते हैं। सी यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि सबसिम कर दिया है उसने 17 डिफरेंट टैक्सेस एंड 13 सेसेस को। ये क्या किया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में तो पहले इनका मेन रूल है कि जीएसटी आने की वजह से बिज़नेस में काफ़ी ईज़ होगा करने के लिए। तो इसलिए सबसे फर्स्ट तो ये हो गया कि सबसिम कर दिया, क्योंकि इतने ढेर सारे टैक्सेस को सबसिम कर दिया है, तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है। सेकंड वन यहाँ पर क्या है कि एलिमिनेट कर दिया है कैस्केडिंग टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्स। व्हाट डज़ इट मीन कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो इतने ढेर सारे टैक्सेस लग जाते हैं, तो उसको क्या हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। तो इतने ढेर सारे टैक्सेस को रिमूव करके एक सिंगल टैक्स में जब सबसिम कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया कि एलिमिनेट हो गया है। जितने भी टैक्सेस को मतलब टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस जो हो रहे हैं वो कैस्केड हो जा रहे हैं, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। एंड थर्ड थर्ड वन क्या है यहाँ पर कि जो पहले जीएसटी टैक्स पेयर बेस था, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडन हो गया है कि पहले देखिए 66.5 लाख 2017 में यहाँ पर जीएसटी टैक्स पेयर थे, जो कि बढ़कर कितने हो गए हैं, लेट मी शो यू, 1.51 करोड़ हो गए हैं यहाँ पर। पहले 66.5 लाख थे 2017 में, और 2025 में 1.51 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर टैक्स बेस सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और टैक्स बेस इम्प्रूव होने का सबसे मेन ये देखिए कि यहाँ पर टैक्स बेस इम्प्रूव क्यों हुआ है, क्योंकि जीएसटी पहले मीन्स की जब पहले टैक्सेशन वगैरह जो होते थे, इनकम टैक्स हो गए, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, उसको पे करने के लिए क्या होता था, सॉरी जीएसटी, होल्ड ऑन, लेट मी शो यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे यहाँ पर कि हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सभी को पे आउट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, जितने भी कस्टमर बेस थे इंडिया के, वो सभी क्या कर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे। और इतना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर था कि हेजिटेशन होता ही था, ऑब्वियसली उसमें हेजिटेशन होगा, कितना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर है और काफ़ी फटीग वाला है। तो फिर इसलिए उन लोगों को क्या करते थे, लोग उसको बाईपास कर देते थे कि जीएसटी नहीं पे करते हैं। तो फिर अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत क्या कर दिया गया है कि जीएसटी को सभी सिंगल इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या किया है, कल्मिनेट कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी ईज़िली तरीके से जीएसटी को पे आउट कर दिया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर टैक्स बेस हुआ है जो 66.5 है, उससे बढ़कर 1.51 करोड़ हो गया है। ये यहाँ पर नोट आउट करिए, सॉरी दिस वन, ओके। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या किया गया है कि देखिए इतने लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 622.08 ये बेसिक फैक्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी 2.0 में रिफॉर्म एंड रिकमेंडेशन क्या क्या दिया गया है, क्या क्या रिफॉर्म हुआ है, क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। न्यू रेट स्ट्रक्चर, तो रेट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि 2 स्लैब सिस्टम हो गया है, 5% एंड 18%। और यहाँ पे 2 स्लैब को रिमूव कर दिया गया है। कौन-कौन सा स्लैब को रिमूव कर दिया गया है, 12% एंड 28%, ये 2 स्लैब्स को रिमूव कर दिया गया है। 40% स्पेशल डीमेरिट रेट्स अप्लाइज इन सिन गुड्स एंड सेलेक्टेड लग्जरीज रिप्लेसिंग द कंपनसेशन सेस लेवी, ठीक है। तो इसके पहले क्या होता था कि कंपनसेशन सेस लेवी होता था, उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, 2 मीन्स की
40% स्पेशल डीमेरिट रेट को ला दिया गया है, जो कि सिन गुड और लग्जरी आइटम्स के लिए है। सी, अगर कोई लग्जरी आइटम्स है लाइक दैट कि कोई इंपोर्टेड अगर कार मंगा रहे हैं आप, जो लग्जरी आइटम है, और कोई भी सिन गुड हो गया। सिन गुड मतलब होता है कि जैसे कि कोई एक पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, लिकर हो गया, नहीं लिकर तो जीएसटी के बाहर है, और जितने भी वो सिन गुड्स हो गए हैं जो कि सही नहीं है हेल्थ के लिए या फिर एक ह्यूमन एज ए ह्यूमन के लिए, वो चीज़ें क्या हो गई, सिन गुड्स में हो गई हैं। तो उस पे कितना परसेंट टैक्स लगाया गया है? 40% स्पेशल डीमेरिट रेट लगाया गया है कि उसको डिमोरलाइज करना है, डीमेरिट करना है। ओके, और यहाँ पर मीडियन टैक्स रेट इफेक्टिवली मूव्स फ्रॉम 12% टू 5%। तो इसके पहले पहले जो भी 12% वाले रेट में आता था उन सभी को 5% वाले रेट में ले दिया गया है, और जितने भी 18% वाले में थे उनको कुछ कुछ में 28% में और कुछ कुछ को 12% में ले दिया गया। मैक्सिमम को 12% में मीन्स रिड्यूस ही किया गया है। और नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, रिलीफ फॉर सिटीजन की सेक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ सिटीजन को क्या किया गया, रिलीफ मिला है। इन सब किन किन से, जो में एफएमसीजी सेक्टर में जो कि एसेंशियल गुड्स हैं 18% से उनको 5% मिला दिया गया है, लाइक दैट हेयर ऑयल, शैम्पू, बार शैम्पू, टूथपेस्ट, लाइक दैट। एंड हेल्थ सेक्टर में क्या किया गया है कि 18% से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, 5% में ले दिया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए। तो क्या है यहाँ पर, जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन ऑल इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंसेज पॉलिसीज एंड देयर री इंश्योरेंसेज। तो जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर, ये देखिए बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है और बहुत ही फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जितने भी इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उन सभी को क्या कर दिया गया है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। एडिशनली 36 स्पेसिफिक लाइफ सेविंग ड्रग्स मूव ऑन नील रेट। तो कुछ कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनको भी नील रेट पे ले दिया गया है। एंड मोस्ट अदर मेडिसिन मूव फ्रॉम 12% टू 5%। व्हाट डज इट मीन कि जितने भी मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स वाले इंडस्ट्रीज के जो भी प्रोडक्ट हैं मोस्टली सभी को क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया उनके ऊपर जीएसटी, या फिर उनका रिड्यूस कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या है, 28% वाले को 18% में कर दिया गया, लाइक एयर कंडीशनर, डिश वॉशर मशीन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको ज़्यादा हम जोड़ नहीं देते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर दिया गया है, 28% से 18% में कर दिया गया, लाइक सी स्मॉल कार्स को पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी जो कि 1200 सीसी तक है उनका क्या कर दिया गया है, 28% से 18% कर दिया गया है। और डीजल कार जो है या फिर डीजल इंजन जिन चीज़ों में भी है उनका 1500 सीसी का जो है, मीन्स कि अप टू 1500 सीसी तक उनको भी क्या कर दिया गया है, 28% से 18% पे ला दिया गया है। बोथ अंडर 4000 मिलीमीटर लेंथ। ये काफ़ी मीन्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। एंड मोटरसाइकिल अप टू 350 सीसी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने के लिए कुछ नया नया रिफॉर्म या फिर रिकमेंडेशन किया गया है, वो देख लेते हैं। जीएसटी एट मीन्स कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो क्या गया, इस सेट टू ऑपरेशनलाइज फॉर अपील्स बिफोर द एंड ऑफ द सेप्टेम्बर 2025। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। It's been formally launched by the government. See in the next article. Let me show you. यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन ईज कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो होता है उसको काफ़ी ईज कर दिया गया है। सिंप्लीफाइड ऑप्शनल जीएसटी स्कीम रिकमेंडेड फॉर स्मॉल एंड लो रिस्क बिजनेसेस। तो जो स्मॉल और लो रिस्क बिजनेसेस हैं उनके लिए क्या कर दिया गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ऑप्शनल कर दिया गया है। और गारंटिंग ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन मीन्स कि उनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, ऑपरेशनल रहेगा। ऑपरेशनल ये चीज़ें कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 नवंबर 2025 मीन्स कि दिस मंथ से, अभी जिस मंथ में आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मंथ में। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल सप्लायर्स यूजिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ईसीओ एंड हैज बीन अप्रूव्ड इन द प्रिंसिपल। जैसे वही है कि जितने भी ई कॉमर्स के लिए, स्मॉल सप्लायर्स के लिए, उनके लिए क्या हो जाएगा, ये ईज हो जाएगा और अप्रूव कर दिया जाएगा उनके प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट वन क्या है, एक्सपोर्ट बेनिफिट की एक्सपोर्ट में क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है इन जीएसटी रिफॉर्म्स एंड रिकमेंडेशन से, वो देख लेते हैं हम। Recommended that the place of supply for intermediary services will be determined for the location of the receipt of such services. Earlier it was decided by the place of supply. तो यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट सर्विसेज मीन्स कि इंटरमीडिएट सर्विसेज कौन करता है कि अगर कोई भी एक एजेंट है और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई भी प्रोडक्ट का डील हो रहा है तो वो एजेंट क्या कर रहा है, वहाँ पर मीडिएटर का वर्क कर रहा है। तो जो मीडिएटर का वर्क कर रहा है उस पर जो जीएसटी लग रहा है उसके सर्विसेज पे, वो पहले कहाँ होता था, डिसाइडेड बाय द प्लेस ऑफ सप्लाई, कि जिस जगह पे सप्लाई होता था उस जगह पे पहले वो डिडक्ट किया जाता था। बट इसको रिप्लेस कर मीन्स कि रिकमेंड किया गया, अभी ये मतलब कि अप्रूवल नहीं हुआ इसका, इसका बता रहा है कि एक्सपोर्ट में बेनिफिट क्या होगा। रिकमेंड किया गया है इन सब चीज़ों को कि जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उसको मीन्स सी रिकमेंडेड दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंटेंस विल बी डिटरमाइंड एज पर द लोकेशन ऑफ द रिसीट, कि जहाँ पर रिसीट उसका अप्रूव होगा वहाँ पर उसका क्या बोलते हैं कि जीएसटी को रिफॉर्म किया जाए, मीन्स कि जीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा, ना कि जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई था। मीन्स कि अर्लियर इट वाज डिसाइडेड बाय द प्लेस ऑफ सप्लाई, मीन्स कि जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई था पहले पहले वहाँ पर किया जाता था, बट अभी डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया जाएगा इन सब चीज़ों को। दिस विल हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ सच सर्विसेज टू क्लेम एक्सपोर्ट बेनिफिट। तो इसके पहले एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स को क्लेम नहीं कर पाते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट और लाइक रोड टैप के तहत, तो फिर अभी उसको यूज़ कर लिया जाएगा एक्सपोर्ट मीन्स कि एक्सपोर्ट के सर्विसेज में भी, अगर उसको इसको क्या किया जाएगा, बेनिफिट को
अप्रूव किया जाएगा। इंटरमीडिएट सर्विसेज इन्वॉल्व फैसिलिटेटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज विदाउट अल्टरिंग देम। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स अंडर रिसेंट चेंजेस। तो बेनिफिट जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल अब जीएसटी अभी देखिए फिर वही बात हो गई कि भाई एक चीज बार बार बोल रहा है कि मतलब कि इंश्योरेंस और इसेंशियल मेडिसिन पे क्या किया कर दिया गया है, एग्जाम कर दिया गया है, जो कि क्या करेगा हाउस होल्ड सिक्योरिटी को काफी स्ट्रेंथन करेगा। और किन चीजों में हुआ है लोअर प्राइसेस हायर डिमांड, मीन्स के प्राइसेस जब लोअर होंगे तो उनके डिमांड हायर होंगे। चीप गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस हाउस होल्ड सेविंग, तो हाउस होल्ड सेविंग होगा, इससे क्या होगा कि हाउस होल्ड का कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा इंडिया का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। मीन्स सी अगर ज़्यादा हम लोग सेव कर पा रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी बढ़ रहा है, फिर कंजम्पशन होगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो वैसे से क्या होगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड क्रिएट होगा, तो ओवरऑल इससे क्या होगा जीडीपी में इंक्रीज होगा, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इस वजह से जीएसटी को रिफॉर्म किया गया है। द बूस्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स बीपीएस। देखिए यहाँ पर वही दिखाया गया ना अभी जो मैंने बताया कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, इससे एस्टिमेट किया गया है कि इतना बढ़ेगा, इतना ग्रोथ होगा इन सब चीज़ों में। सपोर्ट फॉर एमएसएमई, तो एमएसएमई क्या क्या सपोर्ट हो रहा है ये देखते हैं। रिड्यूस रेट ऑन इनपुट, लाइक जो इनपुट्स होते हैं सी सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लोअर कॉस्ट मेक्स स्मॉल बिजनेसेस मोर कम्पिटिटिव। तो जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको मोर क्या होगा, वो कम्पीट कर सकते हैं आपस में अच्छे तरीके से। ईज ऑफ लिंक टू रेट स्ट्रक्चर मीन्स पेवर डिस्प्यूट, क्योंकि देखिए जितने भी कम रेट्स होंगे, अगर मतलब कि अगर टैक्स स्लैब कम होंगे, जितने भी कम चीज़ें होंगी तो उससे क्या होगा कि डिस्प्यूट्स का भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्विकर डिसीजन एंड सिंपल कंप्लायंसेस, क्या होगा कि जैसे मतलब डिसीजंस को क्विकली कर दिया जा सकता है और उसके कंप्लायंसेस जो होते हैं वो इजीली तरीके से फुलफिल किए जा सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन मैं बता रहा हूँ। एंड वाइडर टैक्स नेट, सिंपल रेट्स इंकरेजेस कंप्लायंस, एक्सपेंड द टैक्स बेस एंड इंप्रूविंग रेवेन्यू। यहाँ पर देखिए सिंपल रेट है तो फिर मीन्स कि सिंपल टैक्सेशन रेट है, तो उससे क्या होगा कि जो यूजर बेस है टैक्सेशन का, टैक्स मतलब टैक्स पेयर का बेस जो है वो ब्रॉडन होगा, और उससे क्या होगा कि अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज किया जाएगा, मीन्स इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए जो चेंजेस हुए हैं अभी उसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं अभी हम उनके ऊपर देखते हैं। तो रेवेन्यू फॉर वन, इट कुड लीड टू रेवेन्यू लॉस ऑफ 4800 करोड़ का। सी अभी रेवेन्यू लॉस का स्टार्टिंग में तो होगा ही, मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हमारा लॉस होगा, क्योंकि सी अभी क्या कर दिया गया है टैक्स मीन्स कि टैक्स से स्लैब को रिड्यूस कर दिया गया है, तो जिससे क्या होगा हमारा रेवेन्यू वो लॉस होगा। रिमूवल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया फ्रॉम गुड्स सच एज हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस। तो अभी ये बताया ना कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट में और इंश्योरेंस में जब हट गया है यहाँ से जीएसटी का एग्जम्प्ट कर दिया गया है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तो वहाँ से नहीं लिया जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट वन क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज आईटीसी टू रिड्यूस जीएसटी ऑन प्रीमियम बाय एडजस्टिंग इट अगेंस्ट जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स। यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा कि जो प्रीमियम्स होते हैं, जो ये प्रीमियम होते हैं किन 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 चीज़ों का, इंश्योरेंस का और हर एक चीज़ों का, तो उससे क्या करेंगे ये अब कंपनीज लोग क्या करेंगे कि अपने जीएसटी जो होता है उसको एडजस्ट करने के लिए वो क्या कर देंगे, अपने प्रीमियम का रेट ही बढ़ा देंगे। इसके पहले उन्होंने जीएसटी देना पड़ता था, बट अभी क्या करेंगे जब जीएसटी एग्जम्प्ट हुआ है तो उन सभी के प्रीमियम्स को वो रेट ही बढ़ा देंगे। ये यहाँ पर क्या है, एक ड्रॉबैक है इन सब चीज़ों का। नाउ विद नो जीएसटी ऑन पॉलिसी सेंटर, वही सेम चीज़ बता रहा है। Complies complexity and technical integration despite rationalization tax law business continues to transitional challenges such as adjusting price structuring and upgrading billing system। तो सभी सभी मतलब जितने भी ये टैक्स में चेंजेस आए हैं तो हर जगह पे एक बार एडजस्ट करने के लिए फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगा, पैसा भी खर्चा होगा वहाँ पर। तो ये बता रहा है कि एडजस्ट करना पड़ेगा प्राइस स्ट्रक्चर को सभी अपने प्रोडक्ट्स पे, और उनका क्या करना पड़ेगा बिलिंग सिस्टम के लिए भी, मीन्स की जो बिलिंग वाला उनका काउंटर होता है और बिलिंग वाले जो उनके मशीन होते हैं उसमें भी वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे। इशू ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सी कि हमें क्या करना है कि अगर इंडिया में कोई भी अगर कार बनानी है, ठीक है, तो कार बनाने में जितने भी खर्चे आ रहे हैं उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी सी कि अगर स्टील हो गया, आयरन हो गया और उसके रबर हो गए, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो अलग अलग सेपरेटली कहीं किसी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं तो वो उस पर जीएसटी जो लग रहा है, मीन्स कि उस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं और जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। क्या बता रहा है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है वो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं 18% लग रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी, और जो एक बना बनाया फुल्ली फर्निश्ड कार हम जब कहीं से अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उस पे लग रहा है 5% इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया कि हमें कार बनाने में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा उसके इक्विपमेंट्स को परचेज करके और अपने यहाँ बनाने में, बल्कि उससे बेहतर रहेगा कि हम कोई एक डायरेक्टली कार ही परचेज कर लें। तो ये क्या हो गया इम्पोर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, ये क्या हो गया ड्रॉबैक हो गया कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके सेपरेट इक्विपमेंट्स हैं, उस पे तो ज़्यादा हमको ड्यूटी देना पड़ रहा है एज़ कंपैरिज़न टू फुल्ली फर्निश्ड कार। तो ये क्या कर रहे हैं कि हमारे एक जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, डीमोरलाइज़ कर रहे हैं। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है।
नेक्स्ट वन यहाँ पे है एंटी प्रॉफिटेरिंग मैकेनिज्म। तो ये अभी स्टार्टिंग में बना हुआ था नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, बट उसको रिप्लेस कर दिया गया है कि किसी चीज़ से एक रिप्लेस कर दिया गया। लेट मी शो यू, होल्ड ऑन। उसको रिप्लेस नहीं कर दिया गया है, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। किन चीज मतलब इंटीग्रेट कर दिया, उसको पहले डिसॉल्व करके और इंटीग्रेट कर दिया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, जो कि 2022 में ही मतलब कर दिया गया था ये चीज़ें। और देयर इज लैक ऑफ एन ए और ए सिंपलर डेडिकेटेड बॉडी। सी ऑब्वियसली, क्योंकि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का एक सेपरेट वर्क था, बट उसको किसी और चीज़ में कल्मिनेट कर दिया गया है, तो उससे क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी को घट जाएगी ना, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पहले वो और भी चीज़ें देखता था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बट उसके अंदर एक और भी डिपार्टमेंट आ गया है एंटी प्रॉफिटियरिंग का, तो इससे क्या होगा, उसका एफिशिएंसी घट जाएगी। तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये ड्रॉबैक है उसका एक। नेक्स्ट वन क्या देखते हैं, इसका कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर विल डू इट्स मार्क अ न्यू फेज। तो ये इंडिया का क्या है, न्यू फेज है टैक्सेशन सिस्टम में, और जिससे क्या होगा कि अफोर्डेबिलिटी को बूस्ट मिल रहा है अपने इंडिया को और बिजनेस के कम्पिटिटिवनेस को। सी, और यही ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ की, यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रेगुलेटरी रिव्यू, फिस्कल टैक्स पेयर अवेयरनेस एंड बिल्ड ट्रस्ट। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर क्या है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ई कोर्ट्स पोर्टल। ये जो दो पोर्टल है, जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ई कोर्ट, ऑनलाइन कोर्ट्स के लिए क्या हुआ है, पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो देख लेते हैं। अबाउट जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में क्या है, ये सेकंड अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी है जो कि स्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 109 के तहत, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 एक्ट, इसी के अंतर्गत इसको क्या किया गया, स्टेब्लिश किया गया है। व्हेन टैक्स पेयर हैज अ डिस्प्यूट, सी, अगर कोई इसी टैक्स पेयर के पास में क्या है, कोई डिस्प्यूट है, तो फर्स्ट अपील उसकी कहाँ पर जाएगी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहती है। उसका पर्पस क्या है इसको बनाने का, वो देख लेते हैं अभी हम, कि कोई भी अपील हो गया उसको, सी, होल्ड ऑन, to hear appeal against order passed by the GST appellate authorities and provide taxpayer with the independent for forum for justice। तो अगर जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी के पास में भी अगर उसका वो नहीं हो पा रहा है, सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, वहां से उसके उसके अगेंस्ट में अगर कोई अपील हो रहा है, करना चाह रहा है कोई भी टैक्स पेयर, तो उसके लिए क्या है कि इंडिपेंडेंट फोरम क्रिएट किया जाएगा जस्टिस के लिए उसके। और उसका बेंचेस क्या है, बेंचेस के बारे में देख लेते हैं हम। सी, इट विल फंक्शन थ्रू द प्रिंसिपल बेंच इन दिल्ली। इसका एक प्रिंसिपल बेंच रहेगा जो दिल्ली में रहेगा, और 31 स्टेट बेंचेस अक्रॉस 45 लोकेशंस इन इंडिया। तो 45 लोकेशंस पे 31 स्टेट बेंचेस रहेंगे उसके, जहां पर वो कोई भी अगर टैक्स पेयर रहेगा तो वहां पर अपने अपील को अगेंस्ट कर सकता, अब मतलब जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में कोई एक अपनी याचिका को ले जा सकता है अपील करने के लिए। ईच बेंच ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल मींस कि सभी बेंच ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल विल कंप्राइज 2 जुडिशियल मेंबर्स। वहां पर जो दो जुडिशियल मेंबर होंगे, एक टेक्निकल मेंबर होंगे और एक टेक्निकल मेंबर होंगे स्टेट के, और एक टेक्निकल मेंबर होंगे सेंटर के। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स, सी, यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस इसका क्या दिखा रहा है कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखा रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखा रहा है, जो कि इसमें स्टेट्स को भी कंसीडर किया गया है विद सेंटर, डिजाइन टू डिलीवर इम्पार्शियल एंड कंसिस्टेंट डिसीजंस को, सो इम्पार्शियल और कंसिस्टेंट डिसीजंस को दिखाने के लिए। और जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल ई पोर्टल क्या है यहाँ पर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इनेबल टैक्स पेयर टू फाइल अपील। यहाँ पर वही भी जितने भी अपील हैं उसको भी क्या बोलते हैं, टैक्स पेयर ऑनलाइन अपील अपने फाइल कर सकते हैं, मीन्स कि यहाँ पर कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोग्रेस ऑफ केसेस एंड पार्टिसिपेशन हियरिंग थ्रू द डिजिटल मोड, तो डिजिटल मोड में इसका पार्टिसिपेशन होगा और उसके हियरिंग्स भी डिजिटल मोड में भी हो जाएंगे। डेवलप बाई जीएसटी, जीएसटी नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जीएसटी नेटवर्क के द्वारा ये डेवलप किया गया है, किसके कोलैबोरेशन में, एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये अभी इस समय रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है सेमीकंडक्टर से। इसके प्रीलिम्स में एज वेल एज इन मेंस ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, वो देख लेते हैं अभी हम। तो 2 नैनोमीटर चिप इज बीइंग डिजाइन्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इनॉग्रेशन एट द आर्म्स न्यू सेमीकंडक्टर डिजाइन ऑफिस इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या हुआ है, आर्म्स के न्यू सेमीकंडक्टर डिजाइन ऑफिस में क्या किया गया है, 2 नैनोमीटर चिप को डिजाइन किया गया है। सेमीकंडक्टर की 2 नैनोमीटर चिप का सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेते हैं हम। तो सेमीकंडक्टर आते क्या है, वो फंडामेंटल कंपोनेंट है किसी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, एज यू ऑल नो। एंड द सेकंड वन इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल आर यूज्ड टू क्रिएट द माइक्रोचिप्स दैट स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, डाटा कर सकता है, स्टोर को उसको प्रोसेस करेगा और ट्रांसफर भी कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। सॉरी, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, ईच चिप कंटेन्स मीडियम ऑफ माइक्रो स्केल स्विचेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो बहुत माइक्रो स्केल पे क्या होते हैं, इसमें स्विचेस होते हैं, उनको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जो कि क्या कंट्रोल करते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे जिस तरीके से हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं जो मैसेजेस भेजते हैं, उसी तरीके से वो जो माइक्रो स्केल स्विचेस होते हैं ट्रांजिस्टर, उसी तरीके से वो भी वर्क करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। ओके, थिनर चिप मीन्स मोर प्रोसेसिंग कैपेसिटी इन लेस स्पेस, हेंस लाइटर प्रोडक्ट्स।
तो यहाँ पर क्या है, जितनी पतली चिप होंगी, जितनी थिन चिप होगी, वो उसकी प्रोसेसिंग इस कैपेसिटी कितनी होगी, उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी नैरो पैसेज रहेगा, तो वहाँ से डेटा को निकलने में, इलेक्ट्रिक चार्ज को वहाँ से निकलने में काफ़ी फास्ट होगा, मीन्स कि वहाँ पर काफ़ी कम पैसेज मिलेगा, तो उससे बहुत फास्ट तरीके से वहाँ से मूव करेगा। तो इसी वजह से क्या है, उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी, और बहुत ही कम स्पेसेस में, मीन्स कि जितना ही थिन चिप रहेगा उतना ही वो एफिशिएंट एंड फास्टर रहेगा। एंड दे आर होल्ड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रख सकता है, यहाँ पर रखता है वो चिप वगैरह, और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए भी, और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी। सी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रह सकता रहता है ये, क्योंकि सी कि हमें क्या होगा कि हम इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए, और क्रिटिकल मिनरल्स एज यू ऑल नो दैट यूएसए चाइना इन सब चीज़ों में क्या कर चुका है, एक्सेल कर चुका है, तो इसलिए इंडिया को भी इसमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि कभी इन फ्यूचर कभी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हमारे उन कंट्रीज से खराब हों, तो हम सेल्फ सफिशिएंट रहें इन चीज़ों को बनाने के लिए, हमारा सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो जाए बिल्कुल से, ठीक है। और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज प्रोडक्टेड टू रीच $1 ट्रिलियन का, यहाँ पर 2030 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री रीच कर जाएगा, जो कि डोमिनेट कर रहा है, कौन कौन कंट्री डोमिनेट कर रहा है, जिसमें ताइवान डोमिनेट कर रहा है, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएसए, चाइना, जिनमें से ताइवान जो है 60% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर को कैप्चर कर रखा है मार्केट में, नियरली 90% ऑफ द मोस्ट एडवांस चिप्स, मीन्स कि 60% पूरे वर्ल्ड का सब कैप्चर कर रखा है मार्केट में, जिसमें से 90% क्या है, मोस्ट एडवांस चिप्स कौन कैप्चर कर रखा है, ताइवान नहीं कैप्चर कर रखा है। और ताइवान मीन्स कि अभी करंटली तो वहाँ पर चाइना की ही रेजिम है, आप ये बोल सकते हैं। With supply chain concentrated in few geographies, India is positioning itself as a trusted and reliable partner in diversifying global manufacturing. Obviously, इंडिया क्या कर रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने के लिए ही अपना इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशंस को इम्प्रूव कर रहा है और फास्टिंग कर रहा है। तो मेजर कौन कौन से इनिशिएटिव है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इंडिया में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। तो सेमीकंडक्टर फैब्स स्कीम टारगेट एडवांस नोड्स सच एज 28 नैनोमीटर और बिलो एज वेल एज मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजीज, प्रोवाइड अप टू 50% फिजिकल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन वेफर्स फैब्रिकेशन यूनिट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 50% फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, मीन्स कि वहाँ पर जितने भी खर्चे आएंगे फैब्रिकेशन यूनिट्स को स्टेब्लिश करने के लिए, उसका 50% फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। Display fab scheme to offer financial assistance up to 50% of projected cost to set up display fabrication unit in India, cover technologies such as AMOLED and LCD display। यही है कि AMOLED डिस्प्ले और LCD डिस्प्ले को फैब्रिकेशन यूनिट का जब एस्टेब्लिश करेंगे, तो उसमें भी 50% क्या होगा, उसके प्रोजेक्ट कॉस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेट किया जाएगा, मीन्स कि अप्रूव किया जाएगा, ताकि उसमें उसको क्या मिल सके, इंसेंटिव मिल सके और भी प्रोड्यूस करने के लिए। कंपाउंड सेमीकंडक्टर एट ATM OSAT स्कीम सपोर्ट एंड कंपाउंड सिलिकॉन फोटोनिक्स MSME, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बाकी हम आपको बता तो सकते हैं, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव DLI स्कीम। यहाँ पे क्या है, प्रमोट डिजाइन स्टार्टअप एंड MSME थ्रू इंसेंटिव अप टू 15 करोड़ पर कंपनी। तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव को आपको याद रखना है, 15 करोड़, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सेमिकॉन इंडिया इज वन ऑफ द 8 एनुअल सेमिकॉन एक्सपोजिशन वर्ल्ड वाइड दैट ब्रिंग टुगेदर एग्जीक्यूटिव्स एंड लीडिंग एक्सपर्ट्स। यहाँ पर क्या करेंगे कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज के क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव्स आएंगे और लीडिंग एक्सपर्ट्स आएंगे ग्लोबल सेमीकंडक्टर फॉर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। उसके इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए और डिजाइन करने के लिए इतने बड़े बड़े कंपनीज के एक्सपर्ट्स आएंगे और एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके और उसको इंसेंटिव दिया जा सके। और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, सेमीकॉन इंडिया 2025 फोर्थ एडिशन वाज को-होस्टेड बाय द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज पार्टनरशिप विद Semiconductor Equipment Material International with theme building the next semiconductor powerhouse। ये आप टैगलाइन याद कर सकते हैं, ये एग्जाम में दे सकते हैं, building the semiconductor powerhouse। ओके, moving on to the next टॉपिक। यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर हम कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग है और इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। सी ग्लोबल कोलैबोरेशन क्या है कि यूएस इंडिया इनिशिएटिव है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है और काफ़ी दिनों से ये चलता आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अक्रॉस टेक्नोलॉजी सेक्टर इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। ओके, तो प्रमोशन ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर कहाँ पे है, नोएडा और बेंगलुरु में है, जो कि इनॉग्रेटेड हुआ है 2025 में। मूव टुवर्ड्स सिलिकॉन कार्बाइड एंड 3D ग्लास पैकेजिंग इन EV डिफेंस एरोस्पेस। तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस टाइम पे। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, इंडिया का ये फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि क्वालिफाइड किया गया है किस चीज़ के लिए, हार्श लॉन्च व्हीकल कंडीशन के लिए। ये स्पेसिफिकली डिफेंस के लिए यूज किया गया ये मतलब कि प्रोसेसर
जो कि मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा इन सब चीज़ों को। ओके। और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में चैलेंजेस क्या-क्या हैं ये देख लेते हैं हम। तो लिमिटेड कोर आईपी एंड इंडिजिनियस प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अब क्या है, कोर आईपी क्या है, काफ़ी लिमिटेड है, और इंडिजिनियस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंडिजिनियस रिसर्च एंड इनोवेशन रिमेन्स वीक। Obviously, you all know that indigenous research and innovation always of our country is very much weak, and few original patent in advanced chip technologies, AI chips or quantum computing. See, quantum computing, AI chips, and advanced chip technologies are also weak in our country, and we do have very few original patents of all those things. Okay. And geopolitical risks. What are the geopolitical risks involved in this semiconductor ecosystem? Export control by major powers. As I have already told you that exports are already controlled by which countries? USA, China, South Korea, Japan, and China. See, may limit India's access to critical technologies and chip making equipment. They can also limit the India's critical technology when our diplomatic relationships are not very much good. Okay, which would ultimately lead to the supply chain disruption. लो फोकस ऑन एडवांस्ड फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि लो बल्ब काफ़ी कम फोकस किया गया है एडवांस्ड फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ के लिए। और मोस्ट इंडियन फैब्रिकेशन यहाँ पर कितने हैं, 28 नैनोमीटर से ज़्यादा के लिए हैं। और यहाँ पर अभी वर्ल्ड के एडवांस्ड जो कंट्रीज़ हैं वो एडवांस्ड चिप वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि 3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, इन सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन इंडिया का नहीं है। अंडर डेवलप्ड सप्लाई चेन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि सप्लाई चेन यहाँ पर क्या है, अंडर डेवलप्ड है। इंडिया लाइक्स डोमेस्टिक सोर्स एंड की मटेरियल्स लाइक सी सिलिकॉन वेफर और केमिकल्स में और अल्ट्रा प्योर गैसेस में एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ किया जाता है, इसमें इंडिया क्या कर रहा है, काफ़ी लैग कर रहा है, काफ़ी अंडर डेवलप्ड है उसका। और नेक्स्ट, हाई कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सेमीकंडक्टर फैब्स रिक्वायर बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट तो इसमें चलता ही है। इनमें से एक सेमीकंडक्टर के वेफर्स को बनाने के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड कोई मशीन होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीन्स की एक कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि नीदरलैंड में एक्सेल कर पाया है अभी तक। तो सिर्फ वो जो मशीन है वो नीदरलैंड की ही कंपनी वही बनाती है उस मशीन को। एंड अदर इश्यूज और कुछ इश्यूज हैं, फ्रेगमेंटेड कोलैबोरेशन एंड इकोसिस्टम क्रिएशन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। वी हेड क्या हो सकता है इसका, ये देख लेते हैं। तो इनहेंस इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए हमको, हमें इनहेंस करना है। और आईपी मीन्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करना है, क्रिएट करना है, और पेटेंट को अपने नाम पे कराना है, ताकि हम कुछ बना ले तो कोई और उसका मिसयूज करके पेटेंट न करा ले कोई कंट्रीज अपने के लिए। जिस तरीके से अभी नीम का और जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं अपने, जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं इंडिया का, वो यूएसए और दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, पेटेंट करा रहे हैं कि ये हमारा खुद का मीन्स की ये पेटेंट करा रहे हैं कि हमारा खुद का ये डेवलपमेंट है, इनोवेशन है। ओके। Increase public and private funding for semiconductor research and development, strengthen IP registration and enforcement indigenous IP base. Okay, all these no. और लीवरेज पॉलिटिकल शिफ्ट, क्योंकि पॉलिटिकल शिफ्ट अगर कहीं किसी कंट्री का हो रहा है तो उसको लीवरेज कर सकें इंडिया वाले, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है कब किसी भी मतलब कि अब इस जियो पॉलिटिक्स में, तो क्या होगा कि इंडिया उसकी लीवरेज कर सके ना, कि हमारे पास जब इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट रहेगा, अगर कोई भी कंट्रीज को डिमांड रहेगी इन सब चीज़ों को, तो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं एक पॉलिटिकल शिफ्ट के तौर पर, इसके पॉलिटिकल शिफ्ट के टाइम पे। लेकिन परस्यू अलायंसेज लाइक यूएस लेग चिप फॉर अलायंस, जिस तरीके से यूएस का चिप फॉर अलायंस है, उसको और भी इंडिया क्या कर सकता है, और भी कंट्री से परस्यू कर सकता है ये इन अलायंसेज को। एक्सपेंड इंसेंटिव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड नोड थ्रू जॉइंट वेंचर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ग्लोबल लीडर्स लाइक 12 MOUs एंड वर अनाउंस्ड ड्यूरिंग द सेमीकंडक्टर 25 मिशन। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, लेट इट बी। यहाँ पर बेसिक से इसके हेडलाइंस लिख लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो इनहेंस करना है प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल जो हो गए जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको क्या करना है, प्रोडक्शन को इनहेंस करना है। और प्रमोट कोलैबोरेशन को क्या बोलना है, प्रमोट करना है। बिल्ड स्किल वर्कफोर्स, ये इंपॉर्टेंट लास्ट वन, कि हमारे जो वर्कफोर्स होते हैं इंडिया के वो काफ़ी स्किल्ड नहीं है, बिल्कुल ही अनस्किल्ड है, तो उनको स्किल करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना चाहिए, मतलब एक्सेल करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन में। ओके, यहाँ पर ये क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मित्रा, पीएम मित्रा स्कीम के बारे में भी देख लेते हैं, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है यहाँ पर। तो रिसेंटली क्या किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, क्या किया है, एक फाउंडेशन लेड किया है पीएम मित्रा पार्क, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। तो इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लार्ज स्केल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप करने के लिए थ्रू आउट द इंडिया and facilitate into the 2023 7 sites were identified across India। तो 2023 में क्या हुआ है, 7 साइट्स को यहाँ पर डेवलप कर दिया गया है, और भी इसको एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। दिस पार्क, ये पार्क जो है वो क्या फैसिलिटेट क्या करेगी,
कि ये जो वैल्यू चेन है अब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वहाँ पर किसी भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी की एक अगर पार्क हो गया, अगर एक यहाँ पर फैक्ट्री हो गया, तो वहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ ही प्रोसेस किया जा सके। लाइक सी स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग मशीन्स इंडस्ट्री एट वन प्लेस। तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके किसी एक चीज़ एक जगह पे जब होगा, तो इसका सप्लाई चेन डिस्रप्शन जो है वो नहीं होगा। लाइक अगर कोई भी एक सिंगल चीज़ स्पिनिंग अगर एक इंडस्ट्री में हो रही है, वीविंग दूसरे इंडस्ट्री में हो रही है, प्रोसेसिंग दूसरे इंडस्ट्री में हो रही है, गारमेंटिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर ये अलग-अलग जगहों पे हो रही है, तो किसी भी एक जगह पे अगर कोई भी इश्यू आ गया सप्लाई चेन का, तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर विज़न 5 एफ का विज़न रखा गया है। किसी फार्म से जाएगा फाइबर बनेगा, फाइबर से जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से होगा फैशन मीन्स कि नया तरीके से फैशन होगा, फिर फैशन से सीधा चला जाएगा फॉरेन में मीन्स एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसलिए 5 एफ विज़न रखा गया है पीएम मित्रा की स्कीम में। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। ओके, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 70,000 करोड़। तो ये 70,000 करोड़ का क्या है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। जनरेट नियरली 20 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स को यहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टेट्स। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है स्टेट्स के लिए, वो देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन एंड इनकम्बरेंस फ्री लैंड पार्सल ऑफ एटलीस्ट 1000 एकड़। तो यहाँ पर 1000 एकड़ का यहाँ पर लैंड होना चाहिए, बिल्कुल ही वो फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए, वो एक साथ होना चाहिए ना, तभी जाकर उसका यूज किया जा सकता है। एंड कंड्यूसिव टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो वहाँ पर ट्रेडिशनली अगर टेक्सटाइल सेक्टर में वो स्ट्रेंथ रहेगा उसका, तो उस एरिया में डेवलप करने के लिए काफ़ी उसका डिविडेंड को रीप किया जा सकता है। ईच पीएम मित्रा इज टू बी डेवलप्ड अंडर स्पेशल पर्पज व्हीकल jointly owned by central 40%, 49% इक्विटी एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पर क्या रहेगा 51% इक्विटी रहेगा पीएम मित्रा में पार्क में। दी मोड इज लार्जली, ये किस मोड पे रहेगा, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगा, ट्रिपल पी मॉडल पे विद मास्टर डेवलपर बिल्ड सेलेक्टेड टू बिल्ड एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक ये क्या हो जाएगा, बिल्ड एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये फॉलो करेगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव टू सपोर्ट, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो सकता है, सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्या करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा 800 करोड़ पर पार्क के लिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ देंगे और 500 करोड़ देंगे किन चीज़ों के, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड कौन सा होता है प्रोजेक्ट को, जहाँ पर बिल्कुल ही इनिशियल से बिल्कुल ही नया जब पार्क बनाया जा रहा है, तो उसको ग्रीनफील्ड बोल देंगे। किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी चीज़ों का अगर स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से किया जा रहा है, नए तरीके से बनाया जा रहा है, तो वो ग्रीनफील्ड हो गया। और ब्राउनफील्ड क्या हो गया, कि अगर कोई चीज़ें ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है बट उसमें रिपेयर का वर्क है, रेनोवेशन का वर्क है, तो उसको रिपेयर एंड रेनोवेट कराकर उसको फिर से अच्छे तरीके से कर देने को ब्राउनफील्ड बोलते हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को। तो ब्राउनफील्ड के लिए 500 करोड़ एंड ग्रीनफील्ड के लिए 800 करोड़ की वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा, मीन्स की एलोकेशन होगा मनी का। डेवलपमेंट डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट अप टू 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट को क्या किया जाएगा, वहाँ पर सैंक्शन किया जाएगा। ग्रीनफील्ड पार्क, ब्राउनफील्ड पार्क, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट, एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 300 करोड़ पर पार्क टू इंकरेज अर्ली सेटअप। अर्ली सेटअप एंड इंसेंटिव के लिए क्या किया जाएगा, एडिशनल 300 करोड़ पर पार्क के लिए, पर पार्क क्या किया जाएगा, यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा। कन्वर्जेंस विद अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम। तो अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के साथ कन्वर्ज किया जाएगा फॉर पावर स्किल डेवलपमेंट लॉजिस्टिक्स टू एनहांस इंसेंटिव एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए और इंसेंटिव को इनहेंस करने के लिए अदर पावर स्किल डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स से क्या किया जाएगा, कन्वर्ज कर दिया जाएगा अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से। सॉरी, नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, स्मॉल पर्सन अप टू 10% इन एरिया अलाउड फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट रियल एस्टेट स्टेट सर्विसेज टू हेल्प जनरेट रेवेन्यू फॉर मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है कि पीएम मित्रा स्कीम यहाँ पर क्यों लॉन्च किया गया है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। होल्ड ऑन। यस, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रेगमेंटेशन एंड लैक ऑफ कंप्लीट वैल्यू चेन। यहाँ पर जो जिस तरीके के अभी इंडिया में सारे मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे, ये टेक्सटाइल वगैरह हर एक चीज़ों के, उसका वैल्यू चेन बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था। इस वजह से यहाँ पर पीएम मित्रा स्कीम को लॉन्च किया गया है। मेनली यूनिट्स स्पेशली एमएसएमई स्मॉल फर्म्स हैंडल ओनली 1 और 2 स्टेजेस। वही बताया था मैंने ना कि कहीं पे स्पिनिंग हो रहा है, कहीं पे वीविंग हो रहा है और कहीं पे सिर्फ गारमेंटिंग हो रहा है, तो अलग-अलग स्टेजेस पे है, तो इस सभी को इंटीग्रेट करके एक जगह पे करेंगे तो उसका क्या होगा, वैल्यू चेन डिसरप्शंस को रिड्यूस किया जाएगा और जो भी जितने फ्रेगमेंटेड में सारी चीज़ें हो रही हैं उसको कम कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और फिर उससे क्या हो जाएगा कि हमारी क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी काफ़ी यहाँ पर कम किया जा सकता है और स्लो डाउन किया जा सकता है रिस्पॉन्स टाइम को। अगर कोई भी चीज़ वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम, कोई भी चीज़ें होंगी तो। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, पुअर प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग यूनिट, लैक ऑफ इको फ्रेंडली इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग क्वालिटी लैब और सप्लाई
सेक्टर अफेक्ट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करती है ना, इसी वजह से इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक सिंगल जगह पे इंटीग्रेट किया जा रहा है, लोकेट किया जा रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर, तो इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा जहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। पहले उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद में उसको एक्सपेंड करके पूरे फुल्ली तरीके से किया जाएगा। डिजाइन लैब, ट्रेनिंग हब विद इन अ पार्क कैन ड्राइव प्रोडक्ट इनोवेशन। वही प्रोडक्ट के इनोवेशन के लिए क्या किया जाएगा, इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा उसी टेक्सटाइल पार्क के अंदर ही। एंड स्किल्ड मैन पावर स्पेशली फॉर इमर्जिंग एरियाज लाइक टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए क्या किया जाएगा, स्किल्ड मैन पावर रहेंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का टेक्सटाइल होता है। सी टेक्निकल टेक्सटाइल का अगर एग्जांपल देना होगा तो एक जो केवलार होता है, केवलार जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट जिस चीज से बनता है उसको टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइज्ड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पर सेंट्रलाइज रहेगा, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पार्क के अंदर ही रहेगा ताकि सस्टेनेबली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और एड्रेस किया जा सके स्ट्रिक्टर ग्लोबल इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को और बायर प्रोडक्ट्स को, जबकि जिस तरीके से यूरोप में होता है। वहाँ पर यूरोप के ऑलरेडी भी सैंक्शंस लगते रहते हैं इंडिया में कि हमें ग्रीन प्रोडक्ट चाहिए, ग्रीन स्टील चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए नया नया इन्वायरमेंट के लॉज होते हैं, वही उन सब चीज़ों को कंप्लायंस के फॉलो करने के लिए। ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी एंड लो प्रोडक्टिविटी। मैनी करंट टेक्सटाइल यूनिट्स हैव ओल्डर मशीन, तो पुराने मशीन हो चुके हैं जो कि अबूत एंड एफिशिएंट है, डाइंग प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेशन यूनिट स्लो है। तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसका जाएगा रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस। तो कम्पिटिटिवनेस क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो अगेंस्ट एज कंपेरिजन मीन्स की कंपेरेटिव टू ग्लोबल प्लेयर्स, मीन्स की जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनके कंपेरेटिवली क्या हो रहा है, हमारा कि कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। तो उनका कम्पिटिटिवनेस भी हमारा रिड्यूस हो रहा है, इसी वजह से इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। And with plug-and-play factories and fiscal incentives, the park create an ecosystem to draw domestic and foreign investors, similar to how SEZ attracted electronics and manufacturing। तो जिस तरीके से SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्क करता है यहाँ पर एक सिंगल तरीके से इंटीग्रेट करके, उसी तरीके से इसको भी डेवलप किया जा रहा है पार्क को भी, ताकि उसी तरीके से ये वर्किंग हो सके इन सब चीज़ों का। अंडर इन्वेस्टमेंट पुअर स्केल, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। एग्जिस्टिंग स्कीम्स लाइक एसआईटीपी, ये बिल्कुल बेसिक स्कीम है। तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ना, कि एज ए लेबर इंटेंसिव एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर इंटीग्रेटेड पार्क्स कैन जनरेट लार्ज स्केल जॉब्स। ये लार्ज स्केल जॉब क्रिएट कर रहे हैं और रेज क्या कर रहे हैं, रूरल इनकम्स को रेज कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स के लिंकेजेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ब्रॉड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका एक अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ जाएगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इसका हमारे इकोनॉमी पे। ओके, ओवरव्यू ऑफ द इंडिया टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। तो इंडिया टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर का ओवरव्यू क्या है वो देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग दैट, सॉरी, इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मींस कि इंडिया के पास क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है टेक्सटाइल के लिए आफ्टर चाइना इन टेक्सटाइल, एंड सिक्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट विद शेयर ऑफ 3.91 ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो सबसे ग्लोबल ट्रेड का 3.9% इंडिया के पास शेयर है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कहाँ है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कैपेसिटी है आफ्टर चाइना। ये कैपेसिटी है, यहाँ पर हो नहीं रहा है, बट ये कैपेसिटी है इंडिया की। और इकॉनमी क्या है, 2.3% ऑफ जीडीपी को यहाँ शेयर करती है, 13% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ये शेयर करती है टेक्सटाइल, और 12% इसका क्या है, एक्सपोर्ट है, लाइक 34.4 बिलियन डॉलर है 23-24 में। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या करता है कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो सकता है, मीन्स की है ये कनेक्टली क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर विद ओवर 45 मिलियन पीपल, मीन्स की 45 मिलियन पीपल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एंड इंक्लूसिवली 80% ऑफ द कैपेसिटी ये स्प्रेड अक्रॉस द एमएसएमई क्लस्टर, मींस की 80% यहाँ पर कैपेसिटी क्या है, ये स्प्रेड है एमएसएमई क्लस्टर्स में ही स्प्रेड है ये टेक्सटाइल सेक्टर की। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड सपोर्ट्स यहाँ पर क्या क्या है और इनिशिएटिव्स क्या क्या है ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है टेक्सटाइल और अपैरल में, कि जिस तरीके से प्रोडक्शन का यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा, प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरीके से अगर ये आप इंक्रीज कर रहे हैं और अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, एलोकेशन मिलेगा फंड्स के, मीन्स की फंड्स के एलोकेशन मिलेंगे। समर्थ स्कीम यहाँ पर आ गया, किस चीज़ के लिए समर्थ स्कीम है, समर्थ स्कीम इस चीज़ के लिए डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगी उस तरीके से स्किल को यहाँ पर किया जाएगा, स्किल की ट्रेनिंग को भी इंक्रीज किया जाएगा अक्रॉस द टेक्सटाइल वैल्यू एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या है, अपग्रेडेशन फंड स्कीम है। तो अपग्रेडेशन फंड स्कीम है किस चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी को अमेंड करने के लिए, टू इंसेंटिवाइज क्रेडिट फ्लो फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर एमएसएमईज। कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग सर्टिफिकेशन यहाँ पर इंक्रीज किया गया, मीन्स की इंट्रोड्यूस किया गया है, कस्तूरी कॉटन का यहाँ पर ब्रांडिंग रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रहेगा, इंडिया का रहेगा। ये किस चीज़ के लिए, ट्रेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन, यहाँ पर मतलब मीन्स की क्वालिटी को ब्रांड करने के लिए और ट्रेस किया जा सके कि यहाँ पर इंडिजीनियस है और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसके उन चीज़ के लिए कस्तूरी ब्रांडिंग कॉटन सर्टिफिकेशन रहेगा यहाँ पर।
और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए है। किस चीज़ के लिए कि फोकस्ड पुश फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, रिसर्च करने के लिए और प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। और इस सेक्टर में क्या है कि अलाउइंग 100% एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट इन टेक्सटाइल टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर को ट्रेड करने के लिए। इसमें क्या है कि 100% एफडीआई को अप्रूव कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टली क्लियरेंस में हो सकता है इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 है, यहाँ पे है, वो देख लेते हैं अभी। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। यहाँ पर कॉमेमोरेटेड थर्ड एनिवर्सरी ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी विच वाज लॉन्च्ड इन 2022। यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं हम क्या क्या है यहाँ पर। ओके, तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या है यहाँ पर, कि इसका जेनेसिस कैसे हुआ है। तो ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत ये आता है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी to develop a technologically enabled, integrated, cost-efficient, resilient, sustainable, and trusted logistics ecosystem for accelerated and inclusive growth। तो इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए और क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेट करने के लिए लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को अपने थ्रू आउट द इंडिया को, ये इसका ये विजन है थ्रू आउट द होल होलिस्टिकली, ये इसका एक विजन है यहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का। और इसके बारे में देख लेते हैं ये किसी लिए, ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रमोट करता है, एड्रेस करता है, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए aspects such as process reform, improvement in logistics service, digitization, human resource development and skilling के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और वेल पीएम गति शक्ति नेशनल एनएमपी एड्रेसेस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क प्लानिंग के लिए। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि पीएम गति शक्ति जो है, पीएम गति शक्ति नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है यहाँ पे एनएमपी का मतलब। तो ये क्या बता रहा है कि एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को, मीन्स कि एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क प्लानिंग के लिए बनाया गया है। बट ये जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, ये फिजिकल और फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है, ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ये बताया जा रहा है। ओके, तो टारगेट यहाँ पर क्या क्या है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया। तो इंडिया के कॉस्ट, मतलब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को क्या किया जाएगा, रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है, कंपेरेबल टू ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030। 2030 तक यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना है कंपेरेटिवली टू ग्लोबली। इंप्रूव द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या करना है, इंप्रूव करना है यहाँ पर। और डेटा ड्रिवन डिसीजन, इसकी जिस तरीके से डेटा रहेगा हमारे पास में सारे लॉजिस्टिक्स का, उस तरीके से डेटा ड्रिवन को सभी एकत्रित करके, कलेक्ट करके, फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क किया जाएगा, ताकि हर चीज़ों में क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके और एफिशिएंट वर्क हो सके यहाँ पर। क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर एन एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। ओके, और यहाँ पर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान CLAP, डिवाइडेड इनटू 8 की एरियाज यहाँ पर डेवलप किया गया है। वो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू हम समझ लेते हैं यहाँ पर क्या किस तरीके से दिया गया है। ओके, यहाँ पर क्या करना है कि स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज़ों का क्या होगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा फिजिकल एसेट्स का। सेकंड वन क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स। तो सभी डिजिटल लॉजिस्टिक्स को क्या किया जाएगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और ये क्या है यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा, और ह्यूमन रिसोर्स जितने भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको एलोकेट करके सही तरीके से एफिशिएंट वे में यूज किया जाएगा। स्टेट्स का यहाँ पर एंगेजमेंट होगा यहाँ पर। और ये क्या है, सर्विस इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क प्रोमोट्स स्टैंडर्डाइजेशन फॉर फॉर्मलाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। और यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स इंप्रूव किया जाएगा। सेक्टोरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, प्रायोरिटाइज क्रॉस सेक्टोरल कोऑपरेशन, फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स पार्क्स। तो लॉजिस्टिक्स पार्क्स को डेवलप करने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। और यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अचीवमेंट क्या क्या है, ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, ये जो लीड्स है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डूइंग डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ पे लीड्स जो है ये क्या कर रहा है, क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए, प्रमोटिंग कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मीन्स की कम्पिटिटिव फेडरलिज्म अक्रॉस द स्टेट्स। यहाँ क्या होगा कि प्राइजेस को क्या करेगा, स्टेट्स को सपोर्ट किया जाएगा इंडिया के, सॉरी होगा, ये जो सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, ये सभी क्या करते हैं, इंटीग्रेटेडली जब वर्क करेंगे एक साथ में मिलकर, तो क्या किया जाएगा कि वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को इंप्रूव किया जाएगा। ये ठीक है, इंप्रूव होगा। लिट्स इंडिया इंडेक्स एसएसएस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है कि एपीआई बेस्ड इवोल्यूशन ऑफ सेक्शन वाइज स्पीड होगा मेजर रोड कॉरिडोर के लिए। इसकी कई तरीके से होंगे, 5 to 7 कॉरिडोर्स बनाया गया है, जिनका क्या किया जाएगा, उनको एफिशिएंट वे में यूज किया जाएगा। लाइक जर्नी टाइम को कम किया जाएगा, ट्रक की स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा, वेटिंग पीरियड जो होते हैं उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो एपीआई बेस्ड इवोल्यूशन होगा उन सब चीजों का, क्रॉस वाइज स्पीड ऑन मेजर रोड कॉरिडोर्स। ओके, ये यूएलआईपी, ये क्या दिया हुआ है, यूएलआईपी, इट हैज फैसिलिटेटेड सिक्योर एपीआई इंटीग्रेशन अक्रॉस मोर देन 30 डिजिटल सिस्टम्स इनेबलिंग ओवर 160 करोड़
डिजिटल ट्रांजेक्शन एज ऑफ अगस्त 2025। यूएलआईपी क्या है यहाँ पर? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी मीन्स की अलग-अलग मिनिस्ट्रीज से जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज होते हैं अलग-अलग, और उनमें जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड वर्क होते हैं उन सभी वर्क को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करके एक सिंगल इंटरफेस बनाया जाएगा। सिंगल इंटरफेस पे जब सारी डेटा रहेंगे तो डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म के थ्रू हर एक चीज़ें को एफिशिएंट वे में मैनेज किया जा सकता है और उसका एक यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इम्प्रूव्ड डिजिटल इंटीग्रेशन ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ई लॉक्स यहाँ पर पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें 35 प्लस लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड हैज सक्सेसफुली रिजॉल्व 100 आउट ऑफ 140 इशूज सबमिटेड टू द स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर क्या है 100 मीन्स के 140 इशूज के में से 100 क्या किया गया है, इशूज को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया है, जो कि सबमिट किया गया था स्टेक होल्डर्स के द्वारा, जो उन सब चीज़ों के स्टेक होल्डर्स हैं। ओके, logistics and regional level 27 states and union territories have formulated state logistics policies। यहाँ पर क्या है 27 states और union territories ने क्या किया है कि state logistics policy को implement किया है, formulate किया है, जिसमें से 19 states ने क्या किया है ग्रांट कर दिया है इंडस्ट्री स्टेटस लॉजिस्टिक्स को इनेबलिंग टैक्स बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। तो यहाँ पर इंडस्ट्री स्टेटस जब उसको अप्रूव कर दिया गया है तो इससे क्या होगा, टैक्स में बेनिफिट मिलेगा और इंसेंटिव भी मिलेगा सारे बिजनेसमैन को। ओके, अदर इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया, तो और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो कि इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को दे दिया गया है जिससे क्या होगा कि टैक्स में बेनिफिट मिलेगा और इंसेंटिव भी मिलेगा बिजनेसमैन्स को। और ये क्या गया है कि स्माइल प्रोग्राम कोलैबोरेशन किसके थ्रू किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। ये क्या करेगा ये देख लेते हैं। स्माइल प्रोग्राम क्या करेगा, एक स्ट्रेंथन करेगा मल्टी मॉडल एंड इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स को, इकोसिस्टम का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंडिया के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस करेगा, उसके कॉस्ट को लॉजिस्टिक्स पे, और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, स्माइल प्रोजेक्ट, ओके, ठीक है। स्माइल प्रोग्राम क्या करेगा कि लॉजिस्टिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। किस तरीके से इंप्रूव करेगा, उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। ओके, और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक, ये क्या है, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, ये क्या इनेबल कर रहा है, रियल टाइम ट्रैकिंग को इनेबल कर रहा है। लेट मी शो यू। तो ये क्या कर रहा है, इनहेंस करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कंटेनर मूवमेंट, इंट्रोड्यूसिंग एक्सपर्ट कंटेनर ट्रैकिंग ऑफ हाई सीज विद द मल्टी मॉडल शिपमेंट विजिबिलिटी। तो जब सारे कंटेनर्स का जब यहाँ पर ट्रैकिंग होता रहेगा तो उनको पता रहेगा ना कि कंटेनर कितने बजे आएगी, कितने टाइम पे आएगी, और जो अभी रिसेंटली पोर्ट पे रखे हुए हैं सारे, कितने बजे शिफ्ट करना है। तो हर एक तरीके से इंटीग्रेटेड जब मैनेजमेंट रहेगा हर एक चीज़ों का, तो उससे क्या होगा कि एफिशिएंट वे में वर्क किया जा सकता है और बेटर वे में वर्क किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पास अंडर भारतमाला परियोजना के अंडर हुआ था, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पास हुआ था। और यूएलआईपी स्कीम बताया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गति शक्ति विश्वविद्यालय, इंट्रोडक्शन ऑफ ई वेहिकल्स एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग चीजें हैं, प्रोग्राम से। ओके, यहाँ पर क्या है, चैलेंजेस स्टिल परसिस्ट रिलेटेड टू लॉजिस्टिक सेक्टर। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में अभी जो चैलेंजेस हैं अभी स्टिल भी अभी इस समय भी हैं, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। तो मॉडल इम्बैलेंस है, जो कि मॉडल क्या है, इम्बैलेंस है। रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट मॉडल शेयर ऑफ फ्रेट ट्रैफिक इज 18% एंड 71%। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में भी हम बता रहे थे, जो भी इस टाइम बता रहे थे वो क्या था, वो बाई रोड के लिए है, ट्रक के लिए है और बाकी अदर व्हीकल्स के लिए है। बट अभी मोस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं, ट्रैफिक की जगह पे है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का है, वो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन क्या है, 71% तो रेलवेज के थ्रू है। बाकी जो ट्रक्स और अदर व्हीकल्स के थ्रू है, जो बाई रोड जा रही हैं, वो 18% ओनली है। तो ये सबसे बड़ा मॉडल का इम्बैलेंस है। डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डोमिनेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर और भी ड्रॉबैक्स हैं। डिजिटल लिटरेसी, तो काफ़ी लोगों के पास में क्या है, डिजिटली लिटरेसी नहीं है, मतलब मीन्स की डिजिटली लिटरेट नहीं है वो लोग, तो इसका यूज़ नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों का। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए, ताकि मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक का मासेस में ये पहुँच सके सारी स्कीम्स के बारे में। ओके, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जो एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए ना। अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी अगर रहेगा तो उनमें क्या होगा, क्लैश होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। इस वजह से इसका ये रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है सब चीज़ों में। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, प्रमोट एफिशिएंट मॉडल मिक्स। तो एफिशिएंट क्या है, मॉडल को मिक्स कर दिया जाएगा एफिशिएंटली। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, प्रॉम्प्टिंग इनलैंड वाटरवेज, प्रमोटिंग आरओ रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा कैन रिड्यूस। इनसे ये सब चीज़ें क्या करेंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। एडाप्टेशन एंड इवॉल्विंग फॉर्मेट, तो अडाप्ट कर लिया जाएगा, जो चीज़ें आएंगी उनको अडाप्ट करते करते और एक नए तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। विद द राइज ऑफ ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस कंपनीज कैन स्ट्रेटजीज एंड मैनेज देयर ऑपरेशन एज पर द इवॉल्विंग फॉर्मेट सच एज ओमनी चैनल रिटेल्स, क्विक कॉमर्स एंड अदर मॉडल सच एज बाई ऑनलाइन, पिकअप स्टोर्स। ये इन सब चीज़ों को जब ओवरकम कर लिया जाएगा, इन सब चीज़ों को अडाप्ट कर लिया जाएगा, इसके थ्रू ये जो बिजनेसमैन होते हैं तो
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो एक्सपर्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर ये इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो हर एक चीज़ों में क्या होगा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट भी इसमें पार्टनरशिप में रहेगी और पब्लिक पब्लिक भी इसमें पार्टनरशिप में रहेगी। पब्लिक मीन्स की जो बड़े-बड़े पीएसयूज़ वगैरह हैं वो सब चीज़ें। उन सभी चीज़ों का कोलैबोरेशन होगा स्टार्टअप्स लाइक Trivigo and small fleet operators to provide affordable plug-and-play digital solutions. Trivigo AI algorithm it suggests optimal routes, reduce travel distance, ये travel distance को कम करता है। Trivigo क्या है? एक AI प्लेटफॉर्म है, AI algorithm है जो सजेस्ट करता है एक ऑप्टिमल रूट, मीन्स के सबसे शॉर्टेस्ट एंड सबसे ऑप्टिमम रूट को सजेस्ट करता है और जो कि ट्रेवल के डिस्टेंस को रिड्यूस करता है, फ्यूल कंजम्पशन अल्टीमेटली रिड्यूस होगा और डिलीवरी कॉस्ट भी अल्टीमेटली रिड्यूस होगा। इस तरीके से ये है Trivigo का AI एल्गोरिदम है। ओके, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर किया जाना चाहिए हर एक चीज़ों में ताकि उसका बेनिफिट लिया जा सके। ऑन डिमांड वेयरहाउस, ऐप बेस्ड टूल्स, ये सब चीज़ें। इसका कंक्लूजन क्या है कि एज इंडिया हैज पोइज्ड टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड अचीव इट्स सस्टेनेबिलिटी गोल्स, लॉजिस्टिक्स विल प्ले द रोल इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स क्या कर रहा है, एक रिड्यूस का कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एनहांसिंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, मीन्स की एनहांसिंग कम्पिटिटिवनेस, ग्लोबली कम्पिटिटिवनेस, उसको क्या किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंक्लूसिव किया जाएगा एंड लुक फॉरवर्ड इन इनोवेशन ड्रिवन कोलैबोरेटिव अप्रोच कैन टर्न इंडियाज लॉजिस्टिक्स, इंडिया के लॉजिस्टिक्स को क्या कर दिया जाएगा, सेक्टर को नॉट जस्ट अ फैसिलिटेटर ऑफ कॉमर्स, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर एंड ऑपरेशनल नेशनल प्रोग्रेस। तो यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटेटर बन नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक ड्राइवर भी है नेशनल इंटरेस्ट को एंड नेशनल प्रोग्रेस को फर्दर इंप्रूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर टॉपिक है सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट क्यों है यहाँ पर न्यूज़ में, ये देख लेते हैं अभी हम कि रिसेंटली क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट को हाईलाइट किया हुआ है जो कि कुछ एनोमलीज है, कुछ डिसरप्शंस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं सरफेसी एक्ट 2002 में और सरफेसी रूल्स 2002 में। ठीक है, इसमें कुछ एनोमलीज है, उसको देख लेते हैं अभी हम क्या क्या है। तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है सुप्रीम कोर्ट की, वो देख लेते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है सरफेसी एक्ट में जो कि प्रॉब्लम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कंट्राडिक्ट हो रहा है सेक्शन 13 क्लॉज 8 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 एंड रूल 8-9 ऑफ द सरफेसी रूल्स 2002 को। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेक्शंस क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे में। अब ये कंट्राडिक्टरी क्या है ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो सेक्शन 8 क्लॉज 8 सॉरी सेक्शन 13 क्लॉज 8 पोस्ट 2016 अमेंडमेंट। ठीक है, तो 2016 में अमेंडमेंट के बाद में क्या हुआ है कि बोरोवर मीन्स कि इसके पहले सेक्शन 13 क्लॉज 8 में क्या हुआ है कि अमेंडमेंट हुआ है, उसी के बाद में पोस्ट 2016 अमेंडमेंट। तो 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद में क्या क्या इशू आए हैं वो देख लेते हैं। तो बोरोवर लूजेस देयर स्टैट्यूटरी राइट टू पे बैक द डेट इन फुल एंड रिकवर द सिक्योर्ड एसेट वंस द ऑक्शन नोटिस इज पब्लिश्ड। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर कोई बोरोवर है, बैंक से बोरोवर या कहीं से भी बोरोवर है, अगर उसकी लायबिलिटी है तो उसका क्या है कि स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी राइट टू पे बैक द डेट इन फुल, कि अगर वो अपना डेट को, अपने कर्जे को पूरी तरीके से पे करना चाह रहा है बैंक्स को या फिर जिनसे भी लिया हुआ है, उन्होंने किसी भी एक लीगल एंटिटी या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अगर लोन लिया हुआ है, अगर उसको फुल्ली पे किया जा रहा है तो वो पे नहीं कर सकता है। कब नहीं कर सकता है, और अपने एसेट्स को सिक्योर नहीं कर सकता है। ये स्थिति कब आएगी, ये तब आएगी जब ऑक्शन नोटिस को पब्लिश कर दिया जाएगा, मीन्स कि ऑक्शन नोटिस को पब्लिकली कर दिया जाएगा एक लीगली उस एंटिटी के द्वारा कि हाँ अब तुम्हारे एसेट्स का क्या हो गया, ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। तो उसको अगर पब्लिश कर दिया जाएगा तो ये क्या होगा कि वो अपने एसेट्स को रिकवर नहीं कर सकता है और पे बैक नहीं कर सकता है अपने डेट्स को। ओके, तो रूल 8 एंड 9 क्या कहता है वो देख लेते हैं। इंडिकेट बोरोवर स्टिल हैव द विंडो टू रिडीम इवन आफ्टर पब्लिकेशन अप अंटिल द ऑक्शन डेट। और रूल 8 और 9 क्या कहता है कि ये जो बोरोवर है वो उसके बावजूद भी रिडीम कर सकता है, एप्लीकेशन के बावजूद भी। ये क्या हो गया, एक सेक्शन 13 क्लॉज 8 बोल रहा है कि ये नहीं पे बैक कर सकता है, एंड सेक्शन 8 क्लॉज सॉरी रूल 8 एंड 9 क्या कर रहा है कि वो पे बैक कर सकता है इवन आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द ऑक्शन डेट। मीन्स की ऑक्शन मीन्स की इवन आफ्टर पब्लिशिंग दी ऑक्शन नोटिस पब्लिश हो गया है बट ऑक्शन डेट के पहले पहले तक वो कर सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है कि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये एक सेक्शन, ये 13 क्लॉज 8 एंड रूल 8 एंड 9, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्टिंग है। तो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन यहाँ पर क्या आया है वो देख लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 13 clause 8 must be read in line with the procedural steps under the rules. तो borrower's right to redeem establishes only after proper publication in newspaper, personal service, email etc. of auction notice। तो यहाँ borrower का right क्या है, मीन्स की right to redeem मतलब कि एक्सटिंग्विश हो जा रहा है। borrower का जो right है वो रिडीम करने का वो एक्सटिंग्विश हो जा रहा है। कब हो जा रहा है ये, जब एक प्रॉपर तरीके से पब्लिश कर दिया जा रहा है उसके ऑप्शन को न्यूज़पेपर में, पर्सनल सर्विसेज में, ईमेल्स में, इन सब चीज़ों में अगर वो कर दिया जा रहा है तो ये क्या हो गया, बोरोवर का एक जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जा रहा है। ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एनपीए के बारे में, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, जो आपको पता होना चाहिए इफ यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स। ओके।
और यहाँ पर सॉरी ये क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड वही सरफेसी, ये सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने जो डेट दिए हुए हैं दूसरे भी अपने बैंक मीन्स की अपने कस्टमर्स को, अगर वो उनका डेट को रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या करना है, उनको रिकवर करना है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर, तो टाइमली और इफेक्टिव मैनर में अगर उनका जो डेट दिया हुआ है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है और सॉरी तो उसको रिकवर करने के लिए ये सरफेसी एक्ट को बनाया गया है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो कवर्ड अंडर इट, तो कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो भी कवर होते हैं ये सरफेसी एक्ट के अंदर। अलाउज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक्स टू सेल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एसेट एट ऑक्शन, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, नीलामी कर दिया जा सकता है इसका से एक रेजिडेंशियल मीन्स की कोई घर रहेगा उसके रेजिडेंशियल घर को भी और कमर्शियल एसेट्स को भी वो कर दिया जाएगा। इफ दी बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑफ हिज डेट, तो कोई भी बोरोवर है अगर अपने डेट को डिफॉल्ट करता है तो ये सब चीजें क्या किया जाएगा, ऑप्शन में कर दिया जाएगा। इस एक्ट का फीचर क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो एनपीए क्लासिफिकेशन एंड नोटिस, तो लोन क्या, लोन्स आर क्लासिफाइड एज एनपीए, लोन एनपीए की तरह क्लासिफाइड कब किया जाएगा, आरबीआई के गाइडलाइंस के अंतर्गत किया जाएगा। और आरबीआई का गाइडलाइंस क्या कहता है कि विद ए मैंडेटरी 60 डेज डिमांड नोटिस टू बोरोवर्स बिफोर ऑक्शन टू रिकवर द एसेट, तो एसेट के रिकवर करने के लिए जब ऑक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाना है तो उसके पहले 60 डेज का क्या करना है कि एक डिमांड नोटिस करना ही करना है बोरोवर्स की, मतलब बोरोवर्स के लिए, कि उसको एक डिमांड नोटिस भेज दिया जाएगा कि हाँ अब आपके प्रॉपर्टीज को आपसे आपके एसेट्स को क्या किया जाना है, ऑक्शन करना है। ओके, तो ये एक मैंडेटरी है। तो एक रिकवरी का मेथड क्या है वो देख लेते हैं अभी हम। ओके, फर्स्ट स्टेप है सिक्योरिटाइजेशन, involves transactions involved where a risk of recovery in stressed asset is distributed among investors by repackaging such assets into tradable securities with different risk profiles। तो जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, ठीक है, कि जिन पे ऊपर संशय है कि वो उनका वैल्यू निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, जितने का लोन लिया हुआ है और उसका वैल्यू निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, कुछ कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं तो उनको क्या करना है कि एक रिपैकेज करना है उन सभी एसेट्स को, और वो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स, तो उन सभी को अलग अलग सेपरेटली सेग्रीगेट करके अलग अलग एसेट्स को एक ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल के तरीके से मीन्स के मतलब कौन से एसेट्स का कितना रिस्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली उसको एक अरेंज कर दिया जाएगा। ओके, और सेकंड नंबर स्टेट क्या है कि एसेट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये क्या होता है कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है जो कि रजिस्टर्ड मीन्स की रजिस्टर्ड होता है और रेगुलेट भी करता है, इसको आरबीआई, इसको बोलते हैं एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीएस को बाई करता है, परचेज करता है। एनपीए इसको बोलते हैं, उनको एनपीएस को बैड एसेट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, उनको परचेज करेगा बैंक से और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक से ये क्या करेगा, परचेज करेगा और उसको क्या करेगा कि क्लीन अप करेगा बैलेंस शीट को, उनके बैंक्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बैलेंस शीट को क्लीन करेगा कि उनके जो क्या बोलते हैं कि एनपीए हो गए हैं उनको रिमूव करना है, उनके बैड एसेट्स को उनके बैलेंस शीट से। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोर्ट फ्री इन्फोर्समेंट, तो यहाँ पर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये कोर्ट के अलावा मतलब कि कोर्ट से हट के सेपरेटली होता है यहाँ पर। Secured creditors like banks and financial institutions can take possessions and sell assets except for agricultural land under section 13 without judicial approval। तो बिना जुडिशियल अप्रूवल के ये जो बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये उसके एसेट्स को सेल कर सकते हैं बशर्ते कि वो जो एसेट है वो एग्रीकल्चरल लैंड ना हो। और हाँ, वो एग्रीकल्चरल लैंड ना हो, इनफैक्ट एग्रीकल्चरल लैंड को भी वो सेल कर सकते हैं बट उसके लिए जुडिशियल अप्रूवल चाहिए होगा उनको। Central database establishes central registry for registration of transaction of securities and reconstruction of financial assets। Okay, borrower rights, यहाँ पर borrowers के क्या क्या rights हैं अभी तक तो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के राइट्स देख लिए थे, अभी borrowers के क्या क्या राइट्स हैं वो देख लेते हैं। तो borrower कहाँ अप्रोच कर सकता है, borrower कैन अप्रोच द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है और अपने ग्रीवांसेस को एक क्रेडिटर के अगेंस्ट में वहाँ पर फाइल कर सकता है। तो डीआरटी क्या है, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के अंतर्गत ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया है। वहाँ पर वर्किंग क्या होता है, आफ्टर द रेगुलेशन ऑफ द एसेट एज एनपीए बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट डिफॉल्टिंग borrowers to discharge their liability within 60 days period।
तो 60 डेज पीरियड के अंदर अंदर ये क्या करेंगे, सारे बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो जिस बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया है उनके एसेट्स को, मीन्स कि उनके मनी को पे बैक करने के लिए, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है आफ्टर 60 डेज पीरियड। व्हेन फेयर टू कंप्लाई विद द नोटिसेस देन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेक एक्शंस, तब क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस पे एक्शन लेंगे। इसमें इश्यू क्या-क्या है वो एसोसिएटेड हैं जो सरफेसी एक्ट के से, वो देख लेते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन बोरोवर्स, तो कुछ बोरोवर्स का क्या हो रहा है, एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है वहाँ पर, जो कि नॉट एप्लीकेबल ऑन लोन्स अंडर 1 लाख, तो वो 1 लाख के अंडर जो क्या बोलते हैं लोन है वो एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर उनको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। प्रोसीजरल एंड जुडिशियल डिलेज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोरोवर्स कैन ऑफन अप्रोच मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे चले जाते हैं स्टे, मतलब कि स्टे को लेने के लिए, ताकि उनको पोजीशन को, प्रोसीडिंग को काफ़ी मतलब डिले हो सके, सारी चीज़ों को, सारे प्रोसेसेस को डिले करने के लिए वो क्या करते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में स्टे ले लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो जिससे क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। कॉम्प्लेक्सिटीज इन एसेट रिकवरी, तो एसेट को रिकवर करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो क्या-क्या है कि लेंडर्स फेस चैलेंज इन आइडेंटिफाइंग लिक्विडेटिंग कोलेटरल, तो कोलेटरल को लिक्विडेट करने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और ट्रांसफर ऑफ एसेट टू थर्ड पार्टीज, तो थर्ड पार्टीज को वो सब एसेट्स भेजने के लिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना एसेट को रिकवर करने के लिए। Suboptimal performance of the assets. Bank and financial institutions could cover only 14.29% of the amount owed by the borrowers in state assets sold to ARCs from the financial fiscal year 2004 to 2013. तो 2004 to 2014 तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ 14.29% अमाउंट ही रिकवर किया जा सका है अभी तक। ये काफ़ी लो रेट है, लो सक्सेस रेट है। ओके, सोशल इम्पैक्ट होता है इसका सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि फोर्स एसेट को डिस्पोजेस किया जा रहा है, फोर्सली किया जा रहा है ये सब चीज़ों को, जिससे क्या होता है कि लाइवलीहुड का लॉस होता है और कर्ज का और भी बड़ा बढ़ोतरी हो जाता है, इंक्रीज्ड इंडेटनेस एंड सोशल इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आएगी सोशली उन सभी फैमिलीज़ को, लाइवलीहुड को। और नीड फॉर बैलेंस्ड रिकवरी फ्रेमवर्क, तो बैलेंस्ड रिकवरी फ्रेमवर्क की यहाँ पर नीड है, मिस अर्जेंट नीड है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बोरोवर्स राइट, मिसयूजिंग ऑफ पावर बाय क्रेडिटर्स, डिस्प्यूट्स इन वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, एक्सक्लूजन ऑफ द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ पर जो उनके एसेट्स होते हैं, उनके एसेट्स का एक जो वैल्यूएशन होता है उसमें डिस्प्यूट होता है कि सही तरीके से उनको वैल्यूएशन नहीं मिल पाता है उनके एसेट्स का ही। और अदर इनिशिएटिव क्या है, सरफेस एक्ट के, वो देख लेते हैं। आईबीसीए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, आरबीआई प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क है, और ये क्या है यहाँ पर एनएआरसीएल 2021। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। बैंक में क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन को टेक करता है और उसके बाद में उसको एक मोनेटाइज कर देता है उन सभी चीज़ों को। और क्या है, इंद्रधनुष प्लान फॉर रिमेम्पिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबीस। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिमेम्प करने के लिए इंद्रधनुष प्लान आया गया था। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है कि हार्मोनाइज लॉ एंड रूल, तो लॉ एंड रूल को क्या करना है, हार्मोनाइज करना है। हार्मोनाइजेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को भी हार्मोनाइज करना है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट करना है ताकि एआई का लिवरेज किया जा सके यहाँ पर, और डेटा एनालिटिक्स, एसेट की वैल्यूएशन, एसेट की करेक्ट वैल्यूएशन इनफेक्ट हो सके, जो वहाँ पर बोरोवर है उसके एसेट्स की कम से कम करेक्ट वैल्यूएशन तो हो सके ना, ताकि वो डेट को रिकवर करने के लिए उसमें इजीली तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें हो सके, कोई इसमें ज़बरदस्ती ना कर सके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, यहाँ पर क्या है, उसके बाद में स्पेशलाइज्ड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या करना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मीन्स की डेडिकेटेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए वहाँ पर। इंटीग्रेटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस होने चाहिए, लाइक यूनाइटेड किंगडम में इंसॉल्वेंसी एक्ट है। नॉट वी आर गोइंग टू वेरी मच डीप, यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है, क्लैरिफाई करता है रिडेम्पशन राइट, reinforces purchaser protection under SAFE Act, but inconsistencies between the act and the rules continue to create uncertainty. Streamlining these provisions, strengthening institution mechanism like DRT, ARC is essential to ensure quicker resolution of NPS. तो ये सब क्या है, जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ये बहुत ही एसेंशियल है किस चीज़ के लिए, क्विकर रिजोल्यूशन के लिए, एनपीएस के क्विकर रिजोल्यूशन के लिए। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या है, प्रधानमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मीन्स फिश। ओके ओके सी, तो यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव के लिए, कि कोई भी चीज़ें अगर होती हैं अपना एक माइलस्टोन रीच करता है तो एग्जाम में आने के चांसेस, उसके प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो 2020 में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत आता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो फिश का प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग के क्रिटिकली गैप के लिए
रिड्यूस करना है, मीन्स कि इनके गैप जो होते हैं इन सब चीज़ों के, उसको रिड्यूस करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर मत्स्य संपदा योजना बना है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ओके, इसका ड्यूरेशन क्या था, ये मतलब कि ये इम्प्लीमेंट किया गया था सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5 ईयर्स के लिए। इसका ड्यूरेशन था ये 5 ईयर्स 2020 से लेकर 2025 तक, बट इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 2026 तक। ओके, ये किस नोडल एजेंसी के अंतर्गत आता है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत आता है ये। और इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट किस तरीके से है कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, मीन्स कि ये एक स्कीम है, इसके अंतर्गत छोटे-छोटे कुछ-कुछ और स्कीम्स होते हैं, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम में एक हेड स्कीम है, उसके अंतर्गत छोटे-छोटे और स्कीम्स हैं। ओके, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में पॉलिटी के। और एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का करना है यहाँ पर, और फिशरी के मैनेजमेंट के लिए और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए देखना है। ओके, यहाँ पर कुछ-कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं और उनके टारगेट्स जो-जो सेट किए गए थे वो दिए हुए हैं, और उसमें से क्या-क्या अचीव हुआ है वो देखना है हमें, ठीक है। तो फिश प्रोडक्शन एंड फिश प्रोडक्टिविटी में क्या-क्या था टारगेट हमारा वो देखना है। तो यहाँ पर नेशनल मीन्स की प्रोडक्टिविटी मीन्स की एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी का इनहांस करना था नेशनल एवरेज, मीन्स की 3 से 5 टन पर हेक्टेयर इंक्रीज करना था यहाँ पर, ये हमारा टारगेट था। ओके, तो यहाँ पर हुआ कितना है हमारा 4.7 हो गया, मीन्स की 5 हेक्टेयर तक, मीन्स की 3 to 5 हेक्टेयर यहाँ पर टन पर हेक्टेयर इंक्रीज करना था, यहाँ पर 4.7 हो गया, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है एज ऑफ फरवरी 2025। ओके, फरवरी 2025 का तक का ये डेटा है। और इनहैंसिंग पर कैपिटा फिश कंजम्पशन, तो यहाँ पर कैपिटा फिश कंजम्पशन को इंक्रीज करना था, यहाँ पर कितना है 5 to 6 केजी से लेकर 12 केजी तक यहाँ पर हमें इनहैंस करना था। और हुआ कितना है पर कैपिटा फिश कंजम्पशन इंक्रीज फ्रॉम 5 से लेकर 5 to 6 केजी टू 12 to 13 केजी हो, यहाँ पे हो गया है। ओके, इंक्रीज हुआ है, हाँ, तो यहाँ पर 12 से 13 केजी यहाँ हो गया है, मीन्स कि इंक्रीज हुआ है। इंडिया इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग नियरली 8% ऑफ ग्लोबल फिश मार प्रोडक्शन। तो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 8% है, यहाँ पर 8% कंट्रीब्यूट करता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं इसके। ओके, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, ये कितना इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हो रहा है इन सब चीज़ों का, ये देख लेते हैं। सॉरी, ओके, तो रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, ये एक टारगेट था हमारा 20 to 25% से लेकर 10% तक, इसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को यहाँ पर क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है। और यहाँ पर यही हमारा अचीव हमने कितना किया है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस टू 10 to 15%, यहाँ पर काफ़ी अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म किया है ऑब्वियसली। इनहेंस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को यहाँ पर क्या किया था कि 55 लाख क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ये जनरेट करने का एक हमारा टारगेट था, जो कि हम लोगों ने अचीव क्या किया है, 58 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड इन फिशिंग एंड एक्वाकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो टोटली जो मत्स्य संपदा योजना है प्रधानमंत्री, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और ये हम लोगों ने इसमें जो-जो टारगेट सेट कर रखे हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें अचीव हुई हैं, और ये काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पर हम लोगों का इसका परफॉर्मेंस दिख रहा है। इसका की इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स, तो कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एम्पावरिंग वुमेन इन फिशरीज़, तो फिशरीज़ में क्या है, वुमेन को एम्पावर करना है बाय प्रोवाइडिंग 60% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो अगर कोई भी वुमेन है जो कि इसमें अगर इन्वॉल्व हो रही है इस प्रोजेक्ट में, इसमें कुछ नया एंटरप्रेन्योर मॉडल अगर इन्वेस्ट कर रही है, वो अपना कोई वुमेन अगर इसकी हेड है, तो इसमें क्या होगा कि 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर फंड करेगी, मीन्स कि उनको इंसेंटिव देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी अप टू 1.5 करोड़ प्रोजेक्ट। तो 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट तक के लिए 60% यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। ओके, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हैज आइडेंटिफाइड सी 100 कोस्टल फिशरमैन विलेजेस एज क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस। इसको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने रिकॉग्नाइज किया है कुछ 100 कोस्टल फिशरमैन विलेजेस को। ओके, तो उसको और अच्छे तरीके से डेवलप करना है, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट है, फिशरमैन विलेज उसको एक क्रिएट किया जाएगा। Boosting productivity through biofloc technology. It is sustainable aquaculture method by recycles nutrients in water using beneficial microbes. यहाँ पर क्या है, कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स को वहाँ पर एक वाटर बॉडी में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या होता है कि फिशरीज का मीन्स की फिशेस का जो वहाँ पर वो होता है, पॉपुलेशन होता है, वो ड्रास्टिकली काफ़ी इम्प्रूव करता है, मीन्स की फिशेस के पॉपुलेशन में काफ़ी इंक्रीमेंट आता है, उनको एक प्रोटीन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी उसे बोलते हैं, वो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ पोर्शन में वाटर बॉडी में।
स्ट्रेंथनिंग पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग इकोसिस्टम। तो पोस्ट हार्वेस्ट और मार्केटिंग इकोसिस्टम को क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा किसके थ्रू, FFPO, फिशरीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। स्ट्रेंथनिंग वैल्यू चेन एंड रेजिलियंस, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा योजना क्या है, सह योजना, सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है अंडर PMMSY स्कीम ऑन 2024 फॉर 4 years। ओके, तो वही बता रहा था कि ये, सॉरी होल्ड ऑन, क्रैश, और यस फ्रेंड्स थोड़ा सा क्रैश हो गया था तो ऊपर की चीज़ें डिलीट हो गई हैं, बट नो इशू। तो हम कहाँ पहुँचे थे, स्ट्रेंथनिंग पोस्ट हार्वेस्ट, सॉरी पोस्ट हार्वेस्ट को और मार्केटिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, ये बता दिया था हमने। और नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, सॉरी स्ट्रेंथनिंग वैल्यू चेन रेजिलियंस को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है, वैल्यू चेन को और रेजिलियंस को, ये हमने बताया हुआ था अभी। एक ये जो सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये मैंने बताया था ऑलरेडी कि PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे और भी स्कीम्स होते हैं, ये वही स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इससे क्या होगा कि ये सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो इसके अंतर्गत आता है, जो 2024 में लॉन्च किया गया है 4 years के लिए। चैलेंजेस परसिस्ट इन फिशरीज सेक्टर, तो फिशरीज सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं ये देख लेते हैं हम। गवर्नेंस का इशू है यहाँ पर, अनलाइक मरीन फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो मरीन फिशरीज में जो हमारे जो फिशरमैन्स लोग होते हैं जो वहाँ पर फिशिंग करने जाते हैं, तो ये एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज के, टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है दूसरी कंट्री से, दूसरे कंट्री के टेरिटोरियल मीन्स की मेरीटाइम बॉर्डर से, लाइक श्रीलंका के थ्रू अभी देखिए हुआ था यहाँ पे कि श्रीलंका के जो फिशर मीन्स की नेवी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कुछ इंडियन फिशरमैन्स को कैप्चर कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो ये सब कुछ इश्यूज आते हैं। Inland fisheries are state subject, resulting in variation in legislation and policies across states and get neglected, despite their key contribution in livelihood and national nutritional security। तो यहाँ पर क्या है कि जो इनलैंड फिशरीज है ये एक स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और इसको लेजिस्लेशन करना और इसके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना इसमें काफ़ी नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और लाइवलीहुड में ये काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं अपना, बट सेंट्रल लेवल पे ये क्या होता है, इसको नेग्लेक्ट थोड़ा सा हो जाता है इनके लेजिस्लेशन और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ग्लोबली इसका क्या क्या चैलेंज है ये देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन एंड शिपिंग रूट इंस्टेबिलिटी ड्यू टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, तो ग्लोबली आप देख रहे हैं कि वाटर बॉडीज में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मीन्स कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में भी देख सकते हैं आप कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, एंड अरेबियन सी, रेड सी एरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हैं, वेस्ट अफ्रीका में भी आप कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में जो ग्लोबल इनस्टेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डिसरप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेशरिंग इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट्स टू मेंटेन कम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड इक्वाडोर। तो ये जब ये ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इससे क्या होगा, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दोस थिंग्स जो कॉस्ट होते हैं वो राइज हो जाते हैं, तो इससे हमें कम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। चाइना, वियतनाम जो यहाँ पर ऑलरेडी जो ये जो जाइंट्स बैठे हुए हैं, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड इक्वाडोर, तो इनसे कम्पीट करने के लिए हमें काफ़ी बेटर रहना पड़ेगा। डिजीज मैनेजमेंट, श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री इन आंध्र प्रदेश इज फेसिंग अ सीरियस थ्रेट फ्रॉम द एंट्रियो एंट्रोसाइटोजोन हेपेटोपेनाई हेपेटोपेनाई। ओके, से ये क्या है, एक डिजीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका सीरियस थ्रेट है यहाँ पर, कि जहाँ पे है ये श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री में ये एक वर्ड है, जो एक क्या है, माइक्रोस्पोरोडियन पैरासाइट है एक, जो एक श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री में आंध्र प्रदेश में जो है इसका एक सीवियर थ्रेट चल रहा है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है कि 2024-25 के दौरान फ्रोजन शिप रिमेंड द मेजर एक्सपोर्ट आइटम अकाउंटिंग फॉर अबाउट 14.19% इसका क्या है, शेयर है, क्वांटिटी, एंड 66.12% इसमें क्या है, इसकी वैल्यू है टोटल सी फूड एक्सपोर्ट बास्केट की। यहाँ पर श्रिम्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीन्स कि श्रिम्प के एक्सपोर्ट का और श्रिम्प का प्रोडक्शन का। इन्वायरमेंटल डैमेज भी आप देख सकते हैं कि जो अभी एक ये मेडिटेरेनियन शिपयार्ड कंपनी जो है एल्सा 3, जो इसकी शिप थी, वो अपने कोची के कोस्ट पे क्या हुआ था, टकरा गया था, जिससे क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्पिलेज हुआ था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, जब ऑयल स्पिलेज होगा वो जाके सारे वाटर बॉडी में कंटामिनेट हो जाएगा, तो हमारी फिशिंग इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, जिससे ज़्यादा हमारे फार्मर्स जो फिशरमैन्स हैं उनके लाइवलीहुड को भी लॉस हुआ, क्योंकि वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, जिससे कि पूरे वाटर बॉडी में जब ऑयल स्पिलेज हो गया तो वहाँ पे कंटेमिनेट हो गया, सारी चीज़ें खराब हो गई। तो वाटर एंड सेडिमेंट्स अफेक्टिंग प्लैंकटन्स वहाँ पे देखिए अफेक्ट हो रहे हैं, बेंथोज, फिश एक्स लार्वे एंड हाई मरीन लाइफ, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, खराब हो गई है वहाँ पर ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा
कंसर्न बना हुआ है। अगर कोई भी शिप होता है वो उसका रैकेज हो जाता है या फिर ऑयल स्पिलेज हो जाता है, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि वो देख लेते हैं। प्रमोट रिसर्च फार्मिंग पार्टनरशिप, एग्जाम्पल ICAR-CIBR यूनाइटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ श्रिम्प डिजीज। तो श्रिम्प डिजीज को इफेक्टिव मैनेज करने के लिए यहाँ पर ICAR-CIBA ने एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। और प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट में क्या क्या करना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। तो सेंटर ने एक इनिशिएट किया है स्टेप, सिक्योर ग्लोबल इको लेबलिंग टैग फॉर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप टूना फिशरीज यूजिंग ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड। तो ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स का अगर यूज किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अपने वाटर बॉडीज में फिशेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। मीन्स कि अगर एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा अगर फिशिंग कर लिया जाएगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ से सारे फिशेज क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो उसको सस्टेनेबल यूज करने के लिए इसलिए लक्षद्वीप में टूना फिशेज को क्या करना है कि ट्रेडिशनली फिशिंग मेथड से यहाँ पर फिश करेंगे। लक्षद्वीप टूना कैन सी व्हाट इज सीन हियर, कैन फिच प्रीमियम प्राइसेस बेनिफिटिंग आर्टिसनल फिशरीज। ओके, तो जो आर्टिसनल फिशरीज हैं उनका एक प्रीमियम प्राइस एक काफ़ी ज़्यादा उसका लिया जा सकता है कि हमको बहुत ही सस्टेनेबल एंड ट्रेडिशनल मेथड से हम इन सब चीज़ों को फिशिंग कर रहे हैं। लाइक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह होती है, तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अलग प्राइसिंग होता है, प्रीमियम प्राइसिंग होता है। उसी तरीके से ये फिशेज का भी एक तरीका हो गया। ओके, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंड किया है, इन्होंने क्या रिकमेंड किया है, इस्टेब्लिश द इंडियन काउंसिल फॉर फिशरी एंड एक्वाकल्चर रिसर्च को इस्टेब्लिश करने के लिए टू फैसिलिटेट फोकस्ड एंड इन डेप्थ रिसर्च बट आल्सो एड्रेस चैलेंजेस फेस्ड बाय द फिशिंग इंडस्ट्री। और फिशिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसको भी एड्रेस करने के लिए, और इन्फोर्स करना है मिनिमम लीगल मैश साइज रेगुलेशन यूनिफॉर्मली एंड बैन डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड। सभी भी डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स को क्या करना है, बैन कर देना चाहिए। और मिनिमम लीगल मैश साइज रेगुलेशन, इन सब चीज़ों का एक रेगुलेट करना चाहिए। एक जो मिनिमम जो लीगल जो मैश साइज होता है, मीन्स किसी जो एक फिशिंग नेट वगैरह होता है उसका एक साइज होता है ना, एक स्क्वायर का, तो उसका जो एक मिनिमम जो लीगल साइज होता है उसका रेगुलेट करने के लिए यूनिफॉर्मली और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स को रिमूव करना है। ओके, क्योंकि जो नेट का साइज होता है अगर ये बहुत ज़्यादा सी अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ अलग भी जो स्पीसीज होते हैं, मरीन स्पीसीज होते हैं, लाइक टर्टल हो गए, ऑलिव रिडले टर्टल्स हो गए, एंड मेनी अदर लाइक endangered species or critically endangered species which got caught into the nets, so that is very much harmful for our environment. Okay, what are the conclusion of all those things which I have already read? Sorry for the interruptions, students. I'm not feeling very much good. टू इंश्योर द सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशरीज, तो फिशरीज को कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल यूज करने के लिए और इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल को बैलेंस तरीके से रखने के लिए और प्रायोरिटाइज करने के लिए एक रिकमेंड किया गया है किस चीज़ के लिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अडॉप्ट अ पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट अप्रोच सपोर्टेड बाय इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। ओके, so these are the very thing which I have taught. Sorry for the disruptions in between student aspirants, and I will be more committed from the next video because I am not feeling very much good. Okay, I am a little bit sick. So thank you so much for watching this video, aspirants. Hope you like this video, and then do like this video and subscribe and comment if you are facing any kind of problem. Then you can also send me the comments so that I can improve the video quality and each and every perspective. So whatever you are thinking, you can suggest me. Okay, thank you so much.